स्ट्रेट लाइन। तो बिल्कुल बेसिक से चलते हैं हम लोग। एक स्ट्रेट लाइन के लिए आपको मिनिमम कितने पॉइंट्स नीडेड हैं? मिनिमम, जैसे ये हम लोग बिल्कुल जब छोटे थे तब से पढ़ते हुए आ रहे हैं, आपको मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए। ठीक है, तो मान लो मैंने एक पॉइंट बनाया यहाँ पर, इसको मैंने बोला P, एंड सेकेंड पॉइंट आई हैव ड्रॉन एट दिस पॉइंट Q, और मैंने ये दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो मुझे सिर्फ वन एंड ओनली स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ये इसका सबसे पहला फंडामेंटल है, वन एंड ओनली स्ट्रेट लाइन मिलेगी। बट अगर मैं आपको सिर्फ एक पॉइंट देती हूँ, ठीक है, ओनली वन पॉइंट इज गिवन, ओनली वन पॉइंट इज गिवन, तो अभी आंसर सर्च करो। एक पॉइंट में से मान लो ये पॉइंट बोला हम लोगों ने कि सिर्फ आपको ये पॉइंट गिवन है, और इस पॉइंट गिवन है इसलिए हमने इसमें सबस्क्रिप्ट लगा दिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ये पॉइंट बोला 3,4, तो अब अगर मैं पूछूं आपसे कि इस पॉइंट में से कितनी लाइंस निकल सकती हैं, तो आपका आंसर आएगा इस केस में कि मिस इनफाइनाइट लाइन निकल सकती है। ठीक है, और ये आंसर सही भी है कि इस तरह से, ऐसे ऐसे आप कितनी भी लाइंस निकाल सकते हैं इसमें से, इस तरह से कितनी भी लाइंस निकाल सकते हैं आप यहाँ से। तो एक पॉइंट अगर आपको गिवन है तो इनफाइनाइट लाइंस निकाल सकते हैं, बट अगर आपको 2 पॉइंट्स गिवन है तो आप सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन निकाल सकते हैं। दिस इज वेरी फंडामेंटल ऑफ दिस चैप्टर। एक्चुअल जो हमारे पास चैप्टर नेम है 12th का है वो, दैट इज इन पार्ट 1, और चैप्टर नेम है आपके पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो द मीनिंग ऑफ वर्ड पेयर, पेयर का मतलब होगा यहाँ पर दो। तो दो स्ट्रेट लाइंस अगर आपके पास एक साथ आएंगी तो दैट विल बी कॉल्ड एज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो उसके पहले हमें एक स्ट्रेट लाइन पढ़ना जरूरी है, ओनली वन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं, मान लो AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0। अब इसमें चेक करो हाउ मेनी कॉन्स्टेंट्स यू आर गेटिंग, आपको कितने कॉन्स्टेंट्स मिल रहे हैं। तो इसका आंसर हर बच्चा देगा कि इसमें हमें 3 कॉन्स्टेंट्स मिल रहे हैं टोटल। तो ये तीनों कॉन्स्टेंट्स को मैं सर्कल बना रही हूँ। फर्स्ट कॉन्स्टेंट इज A, सेकेंड कॉन्स्टेंट इज B, एंड थर्ड कॉन्स्टेंट इज C। तो इस इक्वेशन में आपको अभी फिलहाल मिल रहे हैं 3 कॉन्स्टेंट, बट अगर मुझे इसको 3 को 2 कॉन्स्टेंट में बदलना है तो फिर मैं दोनों साइड C से डिवाइड कर दूँ। ठीक है, तो आई डिवाइड द इक्वेशन बोथ द साइड बाय C, डिवाइड बाय C से डिवाइड कर दूँ मैं दो कॉन्स्टेंट्स लाने के लिए। तो ये हो जाएगा A/C x प्लस B/C y प्लस C/C इक्वल टू 0/C। अब ये आपके पास में नंबर आ गया 0, ये नंबर हो गया आपके पास में 1। तो व्हाट इज दिस इक्वेशन? AX प्लस BY प्लस 1 इक्वल टू 0, जिसमें हम लोगों ने रिडक्शन कैसे किए थे, A इक्वल टू A/C एंड B इक्वल टू B/C, जिसमें ये तीनों आपके पास में a स्मॉल b और स्मॉल c आपके पास में पूरे के पूरे क्या थे? कॉन्स्टेंट थे। अब नेक्स्ट लेते हैं हम लोग, तो ये आपके पास आ गया एक ऐसा इक्वेशन AX प्लस BY प्लस 1 इक्वल टू 0 आ गया आपके पास। इसका मीनिंग हुआ, राइट दिस general equation of a
straight line may be written as, सबसे पहला जो फॉर्म लिया था हमने ax plus by plus c equal to 0। इसमें 3 कांस्टेंट है आपके पास और आपने इसको जब 2 कांस्टेंट में बदला तो ये हो गया ax plus by plus 1 equal to 0। बट यहाँ a और b अकेले कांस्टेंट नहीं है, वो डिपेंडेंट है। So what is the value of a in this case? This is a upon c and the value of capital B is b upon c। ये आपके पास में दो वैल्यूज कैरी होती थी। तो ये आपके पास आ गया जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। इसमें ध्यान रखना अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब अगर हम इसमें एक पॉइंट, ये जो c है, वैल्यू ऑफ c है, अगर हम इसको 0 ले लें, if हम c को 0 ले लें तो आपको इक्वेशन मिलेगा ax plus by इक्वल टू 0। तो ये लाइन कहाँ से पास होगी? दिस लाइन विल बी पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। अगर इसमें कांस्टेंट टर्म है ही नहीं तो आप एक नोटिस लिख सकते हैं, इफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन does not contain constant term, then it passes through origin। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक इक्वेशन लिखा 3x plus 4y equal to 0। दूसरा इक्वेशन लिखा 2x minus 5y plus 3 equal to 0। तो अभी ये जो इक्वेशन है उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, सिर्फ x का टर्म है, y का टर्म है, बट नो कांस्टेंट टर्म। तो आप इसको देखते ही बोल देंगे कि ये ओरिजिन से पास होता है और इसमें कांस्टेंट टर्म 3 है। तो आप इसको देखते ही बोल देंगे कि भाई ये ओरिजिन से पास नहीं होता है, ठीक है। तो ये ओरिजिन छोड़ के और कहीं से जाता है ये इक्वेशन जिसमें भी कांस्टेंट टर्म होगा। अब हम लोग एक फिर से जनरल इक्वेशन लेते हैं। सपोज मैंने एक इक्वेशन लिया, फॉर एग्जांपल 3x plus 4y plus लैम्डा इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो लैम्डा होगा वो वैल्यू कैरी करेगा। तो सपोज आप वैल्यू ऑफ लैम्डा को अगर चेंज करते जाते हैं, आपके पास दो केसेस हो सकते हैं। अगर यहाँ पर लैम्डा को आपने सिर्फ एक वैल्यू दे दी, ठीक है, फिक्स वैल्यू दे दी अगर आपने, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इक्वेशन था या फिर जो लाइन थी वो फिक्स लाइन हो गई। बट अगर आप ये वैल्यू ऑफ लैम्डा को चेंज करते जा रहे हैं तो ये जो इक्वेशन है मतलब और जो लाइन है वो भी क्या होती जाएगी? चेंज होती जाएगी। तो आप लैम्डा की कितनी वैल्यूज डाल सकते हो? यू कैन पुट इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ लैम्डा। तो अगर आप लैम्डा की इनफाइनाइट वैल्यूज डाल सकते हैं तो आपको लाइंस भी कितनी मिल सकती हैं? इनफाइनाइट लाइंस आपको मिल सकती हैं। तो ये जो आपको मिलाकर बहुत सारी लाइंस मिलेंगी, इसको आप बोल देंगे, दिस इज कॉल्ड एज फैमिली ऑफ लाइन और अ सिस्टम ऑफ लाइन। इसको आप मिलाकर बोल देंगे। अगर मान लो जैसे मैंने एक इक्वेशन बोला, सपोज 3x, फर्स्ट इक्वेशन सपोज आई राइट 3x plus 4y minus 2 equal to 0। फिर एक बोला 3x plus 4y plus 7 equal to 0। नेक्स्ट is 3x plus 4y plus 100 equal to 0। तो इसमें आप देख सकते हो 3x plus 4y, 3x plus 4y, 3x plus 4y, ये चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ ये लैम्डा चेंज हो रहा है आपके पास में। तो फिर आप इससे बोल देंगे कि हमें 3 लाइंस मिल रही है। तो 3 लाइंस के प्लेस पर आप वर्ड सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि हमको फैमिली ऑफ लाइंस मिल रहा है।
ठीक है। बट अगर आपने लैम्डा की सिर्फ एक वैल्यू फिक्स कर दी, मान लो आपने बोला है कि नहीं लैम्डा की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 9 हो सकती है, तो आपको इक्वेशन मिलेगा 3x प्लस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये एक फिक्स लाइन दे देगा आपको, इसको फिर आप फैमिली ऑफ लाइंस नहीं बोलेंगे। तो जब आप लैम्डा की वैल्यूज को चेंज कर रहे हैं, उस समय लैम्डा को आप कॉल करेंगे दैट इट इज अ पैरामीटर। ठीक है, एट दैट टाइम यू विल कॉल लैम्डा एज अ कि ये एक पैरामीटर है आपके पास में। तो कुछ और कंसेप्ट देखते हैं हम लोग इसके। अब सपोज हमने लिया है कि इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, जिसमें आपके पास में जो c है वो कांस्टेंट है, ये दोनों a एंड b भी आपके पास कांस्टेंट्स हैं। कैसे कांस्टेंट्स हैं? ये फिक्स। बट अगर आप एक इक्वेशन लेते हो ax प्लस by प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, जिसमें आपको बोला हुआ है कि लैम्डा इज अ पैरामीटर, so what this equation representing to us? This is representing a family of parallel lines। ठीक है, तो जो मैंने लाइंस लिखे हैं, मान लो अब मैं लेती हूँ a को 2, b को 5 और लैम्डा तो चेंज हो रहा है बिकॉज दैट इज अ पैरामीटर। तो मान लो मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिखा 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x प्लस 5y माइनस 10 इक्वल टू 0, 2x प्लस 5y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो आपके पास ये जो तीनों सेम है, ये आपको क्या बता रहा है? ये फैमिली ऑफ लाइन अकेले नहीं है, नॉलेज इनकम्प्लीट है, इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। व्हाट इज दिस? दिस इज फैमिली ऑफ पैरेलल लाइन। तो एग्जाम में आप चेक कर लेंगे, इफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड y आर सेम, so it is representing the family of parallel lines, whereas क्योंकि हम parallel lines के लिए क्या लेते हैं कंडीशन कि the slopes of parallel lines are same, slopes are same। ठीक है, बट अभी अगर हम सेकेंड एक एग्जांपल लेते हैं कि what is the relation between slope of perpendicular lines, क्या रिलेशनशिप होगा? मान लो आपके पास एक लाइन है L1 और ये दूसरी लाइन है L2 और दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, परपेंडिकुलर है। इसका स्लोप आपने बोला m1 और इसका स्लोप आपने कहा m2, तो m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 इक्वल टू -1। ये रिलेशनशिप आता है बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल लाइन्स। तो कैसे निकालते हैं हम? मान लो एक आपको गिवन है बिटवीन द परपेंडिकुलर लाइन, एक लाइन है सपोज ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब इसकी परपेंडिकुलर लाइन निकालने के लिए सबसे पहले आप x और y के कोएफिशिएंट चेक कर लो। ठीक है, सबसे पहले आप दोनों के कोएफिशिएंट्स को इंटरचेंज कर लो, x और y के। किस किस के? x एंड y के। तो ये हो जाएगा bx और y का कोएफिशिएंट हो जाएगा a। ये कर दिया अब हमने। अब इसके बाद का एक स्टेप आएगा, ये मैंने अभी इनकम्प्लीट छोड़ा हुआ है। अब आप किसी एक का साइन चेंज कर दो, चेंज साइन ऑफ एनी वन। तो इसमें या तो x या फिर y का आप साइन बदल दो। तो सपोज मैंने ये प्लस था, ये भी प्लस था, तो मैंने किसी भी एक का साइन बदलना है। सपोज मैं इसके आगे का साइन बदल दूं, माइनस कर दूं मैं इसको,
और प्लस यहाँ पर एक अलग कांस्टेंट आ जाएगा C1. दिस विल बी द इक्वेशन फॉर परपेंडिकुलर लाइन. फैमिली ऑफ लाइन को आप कैसे लिखेंगे? AX प्लस BY प्लस लैम्डा इक्वल टू 0. और अगर आपको इससे परपेंडिकुलर लाइन का फैमिली लिखना होगा, फैमिली ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, तो हम क्या करते हैं? पहले इसमें से किसी एक के साइन को चेंज करते हैं, कोएफिशिएंट्स को इंटरचेंज कर देते हैं. तो दिस विल बी BX AY, सपोज इसको माइनस कर दिया, प्लस लैम्डा 1 कर दिया इक्वल टू 0. तो दिस विल बी द फैमिली ऑफ परपेंडिकुलर लाइन. तो आप हर बार देख पा रहे हैं कि जो भी आपके पास में लाइन है उसके राइट साइड में 0 है, चाहे वो लाइन हो या फैमिली हो. तो सपोज हमने एक लाइन को, लाइन 1 को रिप्रेजेंट किया U से, एंड हमने लाइन 2 को रिप्रेजेंट किया V से. तो लाइन 1 का कंप्लीट प्रेजेंटेशन होगा U इक्वल टू 0, एंड लाइन 2 का कंप्लीट प्रेजेंटेशन होगा V इक्वल टू 0. और उस समय पेयर ऑफ लाइन का कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन होगा UV इक्वल टू 0. मतलब आप पेयर ऑफ लाइन दिखाने के लिए दोनों लाइंस के इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 0 रख देंगे. एक बार ये लिख के देख लो, तीनों इक्वेशंस लिख कर देखो एक बार. So I am writing a question. Find the complete equation of line x minus 2 equal to 0 and y plus 2 equal to 0. तो इसको एज्यूम कर लेंगे आप. सबसे पहले ये जो लाइन है उसको u ले लेंगे और इसको v ले लेंगे. म्यूट कर रही हूँ मैं थोड़ी देर के लिए. मल्टीप्लाई करके आंसर निकालो उसका. So what you are getting as equation uv equal to 0, values are being x minus 2 y plus 2 equal to 0, multiply किया x y plus 2x minus 2y minus 4 equal to 0. तो आपके पास ये आ गया. This is the equation for pair of lines. Now write a question for yourself and find the answer. Find combined equation of x minus 2y equal to 0 and x plus y equal to 0. Find its answer. So just multiply कर देंगे आप. Combined equation of these two lines, means pair of lines, will be x minus 2y into x plus y equal to 0. क्योंकि आप कंबाइंड इक्वेशन का बेसिक फॉर्मूला लेते हैं u b इक्वल टू 0. तो सबसे पहले हम लिख देंगे फॉर बोर्ड पैटर्न, लेट u इक्वल्स टू x माइनस 2y इक्वल टू 0, b इक्वल्स टू x प्लस y इक्वल टू 0. तो कंबाइंड इक्वेशन इज uv equal to 0. So putting the values x minus 2y, x
plus y equal to 0 multiply किया with sign. Be very careful for sign. X square plus xy minus 2xy minus 2y square equal to 0. So recheck x square plus xy minus 2xy minus 2y square. तो ये दोनों आपके पास 1 minus 2 का आंसर आ जाएगा -1. So this is giving us the answer x square minus xy minus 2y square equal to 0. ये आ गया कंबाइंड इक्वेशन. अब कुछ इससे रिवर्स क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको कंबाइंड इक्वेशन दिया होगा और आपको सेपरेट आंसर निकालना है. तो राइट क्वेश्चन फॉर दैट. Find separate equation of lines shown by x square minus y square plus x plus y equal to 0. तो इसमें आप कॉमन फैक्टराइज करेंगे, कॉमन लेकर. So what can we write to this identity as a square minus b square is a minus b a plus b. तो इसको लिख देंगे आप x minus y x plus y plus x plus y equal to 0. अब मैंने इसको ब्रैकेट में ले लिया. ठीक है. Now we can see that there are two terms. इसलिए आपको यहाँ कर्ली ब्रैकेट लगाना जरूरी है because maximum mistakes are due to sign and bracket. So we can take this term common from both terms. X plus y is common. So inside the bracket x minus y plus 1 equal to 0. तो ये आ गया आपके पास first equation, suppose u, and this is second equation, suppose v. So we can write two separate equations of line are. पहला u equal to 0 and दूसरा v equal to 0. वैल्यू डाल देंगे. x plus y equal to 0. And what is the second equation? X minus y plus 1 equal to 0. Now, write one more question for yourself. This is question number 4. Find separate equation of line. This is 3x square minus 2 root 3 xy minus 3y square equal to 0. Square minus 2 root 3 xy minus 3y square equal to 0. तो सपोज मैं यही इसको ब्रेक कर दूँ. दिस इज 3x square minus root 3 xy minus root 3 xy minus 3y square equal to 0. So we can take root 3x common. So this will be root 3 into x minus y minus root 3 into y common. So inside the bracket h. तो नहीं, ये मेथड सक्सेसफुल नहीं हो रहा है क्योंकि ब्रैकेट अलग अलग आ रहे हैं. तो फिलहाल क्या आया था आपके पास? अगर मैं इसको ऐसा लूँ 3x स्क्वायर, यही मैं ऐसे स्प्लिट करूँ इसको माइनस 3 रूट 3 एक्स वाई प्लस रूट 3 एक्स वाई माइनस 3y square equal to 0. So now we can take common as 3x. So this is x minus root 3y plus common is root 3y
So this is x minus root 3y. Now it is okay. So this is, these two terms are same. So we are getting factors as 3x plus root 3y and x minus root 3y equal to 0. So the separate equations are, इसमें से भी आप रूट 3 कॉमन ले सकते हैं. तो कॉमन लेने के बाद आपके पास एक इक्वेशन तो ये बचेगा और दूसरा इक्वेशन ये है सेकेंड लाइन का. तो दिस इज u इक्वल टू 0 and v equals to x minus root 3y equal to 0. So this is the solution. Means these are two separate lines. तो फैक्टराइजेशन के लिए मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होगा, बट कैसे स्प्लिट करना होगा वो एक आध ट्रायल करके देख लेना. नेक्स्ट इज व्हाट इज डिग्री. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्री ऑफ अ कंबाइंड इक्वेशन, और हम बोल सकते हैं फैमिली ऑफ लाइन. तो डिग्री को आप कैसे बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस में हम पढ़ चुके हैं. दिस इज द sum of indices. Indices means powers of all variables, या फिर exponents भी बोल सकते हो आप इसको. This is also called as exponent, मतलब powers all variables in a term is called degree of the different terms of a combined equation. For example, एक इक्वेशन दिया आपको x square plus 2xy plus 7y plus 9y square plus 4 equal to 0. ये हमें दिया हुआ है एक इक्वेशन. अब इस इक्वेशन में जब हम हर टर्म के टोटल पावर्स को चेक करेंगे, बट ये ध्यान रखना है सिर्फ वेरिएबल्स के पावर्स को ही आपने चेक करना है, सिर्फ वेरिएबल्स के पावर्स. तो यहाँ वेरिएबल है x, तो नीचे मैं डिग्री लिखते जा रही हूँ. तो व्हाट इज द डिग्री ऑफ फर्स्ट टर्म, दिस इज 2. सेकेंड में चेक किया, x की डिग्री 1 है, y की डिग्री 1 है. तो सेकेंड टर्म में डिग्री हो गई 1 प्लस 1 मतलब 2. थर्ड टर्म में एक ही वेरिएबल है और उसकी पावर भी 1 है, तो थर्ड टर्म की डिग्री हो गई 1. फोर्थ टर्म में एक ही वेरिएबल है बट उसकी डिग्री मतलब पावर है 2, तो फोर्थ टर्म की डिग्री हो गई 2. फिफ्थ टर्म में एक भी वेरिएबल नहीं है, तो एक भी वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब हुआ दोनों वेरिएबल की पावर है 0. तो लास्ट टर्म की डिग्री हो जाएगी आपके पास 0. So this is the meaning of degree of a combined equation. Next we can write what is homogeneous equation. Homogeneous फिजिक्स में भी पढ़ चुके हैं हम. होमो का मीनिंग होता है सेम. So the definition is an equation in which degree of each term is same is called homogeneous. डिफरेंशियल इक्वेशन में भी ये पढ़ चुके हैं हम इक्वेशन. फॉर एग्जाम्पल x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 0. तो इसमें सबसे पहले तो डिग्री जब भी आप देखते हैं तो वेरिएबल्स की पावर देखते हैं. तो आपके पास 3 टर्म्स है इक्वेशन में टोटल. तो जो फर्स्ट टर्म है उसमें वेरिएबल की पावर है 2. सेकेंड टर्म में 2 वेरिएबल्स की पावर 1 है, तो टोटल डिग्री हो जाएगी 2. थर्ड टर्म में एक ही वेरिएबल है और उसकी पावर है 2,
तो तीनों टर्म्स में आपके पास डिग्री आ रही है 2, तीनों टर्म्स में डिग्री आ रही है 2। तो ये इसको आपने बोल दिया कि तीनों टर्म्स की डिग्री सेम है, मतलब ये इक्वेशन हो गया होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, 7x माइनस 9y इक्वल टू 0। बट अगर मैं एक दूसरा इक्वेशन लिखूं 7x माइनस 9y प्लस 11 इक्वल टू 0, तो दिस इज अ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, क्योंकि इसमें थर्ड टर्म में वेरिएबल है ही नहीं, तो वेरिएबल की जो डिग्री हुई वो 0 हुई। पर ये वाला जो इक्वेशन है उसमें दो टर्म्स में फर्स्ट और सेकंड टर्म में वेरिएबल की पावर हर बार 1 है, तो इस पूरे इक्वेशन की बोलेंगे हम कि इसकी डिग्री है 1। So this is a homogeneous equation, whereas this is non-homogeneous equation. तो नॉन होमोजीनियस की जो डेफिनेशन होगी वो होमोजीनियस से रिवर्स हो जाएगी कि एन इक्वेशन इन विच डिग्री ऑफ ईच टर्म मे बी डिफरेंट इज कॉल्ड नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। So, for example, we have a question, verify that the combined equation of line 2x plus 3y equal to 0 and x minus 2y equal to 0 is a homogeneous equation of degree 2। तो पहले हम लोग ले लेंगे लेट फॉर द सॉल्यूशन, लेट u इक्वल्स टू 2x प्लस 3y इक्वल टू 0, v इक्वल टू x माइनस 2y इक्वल टू 0। अब आपके पास जो कंबाइंड इक्वेशन आएगा, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, that will be ub equal to 0, so 2x plus 3y values डाल दी, x minus 2y equal to 0 आना चाहिए। So solve this equation, combined equation 2x plus 3y x minus 2y multiply किया 2x square minus 4xy plus 3xy माइनस 6y स्क्वायर इक्वल टू 0। इनको आपने कंबाइन कर दिया, 2x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3 इज माइनस xy माइनस दिस इज माइनस 6y स्क्वायर इक्वल टू 0। डिग्री चेक करेंगे, इसमें डिग्री 2 है, डिग्री 2 है क्योंकि 1 1 है, 1 प्लस 1 2 हो गया, और इसमें भी आपके पास डिग्री 2 है। So this is a homogeneous equation of degree